नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज़ नई नई पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। हर कहानियों से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा और कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि कहानियाँ हमारे समाज का दर्पण होती है और कहानियों के माध्यम से नित हमारे सामने नई नई चुनौतियाँ उजागर होती हैं, कुछ समाज की और कुछ परिवार की। हमारी आज की कहानी है, एक पिता ने अपनी बेटी की जिंदगी संवारने के लिए क्या अनोखा निर्णय लिया। खट खट, कमरे के द्वार पर खटखट हो रही थी। इसका भान नेहा को काफी समय पश्चात हुआ। आंसू पोंछकर किवाड़ खोल दिए। सामने रमेश बाबू खड़े थे। चकित हो गई नेहा। पिताजी, आप इतनी रात गए जाग रहे हैं क्या? उसे ध्यान ही न आया था कि उसका रुदन बराबर के कमरे में सोए रमेश बाबू की नींद में विघ्न डाल देगा। रमेश बाबू ने गहरी दृष्टि से नेहा की आंखों में देखा। उसकी दृष्टि पृथ्वी को छूने लगी। दोनों की दशा चोट सी हो गई। रमेश बाबू का कंठ भर्रा गया। नेहा, पिताजी। नेहा को लगा कि उसका दिल पिघल कर आंखों में आ जाएगा। यूं नहीं रोया करते बेटी। जी पिताजी। हाँ हाँ, तू तो बहादुर है नेहा। भगवान की मर्जी पर किसका वश चलता है भला। हम तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, उस प्रभु के हाथ की कठपुतलियां हैं। शतरंज के निर्जीव मोहरे हैं। अपने पर काबू पाते कहे जा रहे थे रमेश बाबू। नेहा, तू रोती है तो मैं तू रोया ना कर मेरी बेटी। तुझे काहे की कमी है? कहने को तो कह गए रमेश बाबू, पर कमी शब्द ने उनके मन का बांध तोड़ दिया। वह धरती पर बैठ गए। नेहा नारी होकर कैसे धीर धरती? पुरुष नारी का सबसे बड़ा अवलंब, सबसे बड़ा संबल है, और है उसका दौर्बल्य। नारी पुरुष के लिए ही जीती आई है। पिता, पति, पुत्र, इन तीनों के घेरे में घिरी आ रही है। रमेश बाबू के पांव के पास बैठकर वह फिर से फपक उठी। भयंकर तूफान के बाद सर्वत्र शांति छा जाती है। दोनों के हृदय का बांध टूटा तो जी भर कर रोए। गुबार निकल गया। विधि के विधान पर मानव का बस केवल आंसू बहाने तक ही चलता है। विधान का भूविक्षेप होने पर साहसी शक्तिशाली मानव कितना असहाय हो जाता है। पुरुषार्थ का अभिमान चूर्ण हो जाता है। सुबह नेहा उनके लिए दूध लाई तो अखबार पढ़ते रमेश बाबू ने अपने मन को मजबूत करके कहा, शाम को तैयार रहना, सिनेमा चलेंगे। जी, कहकर नेहा बाहर आकर हंस पड़ी रमेश बाबू की बात पर। वह उसे बहलाने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं। तभी रमेश बाबू गिलास थामे थामे बाहर आ गए और कहा, देखो नेहा, मैं शाम को कोई बहाना नहीं सुनूंगा। इस सफ़ेद दाढ़ी का मान तुझे रखना ही होगा। तुझे लक्ष्मी बनाकर लाया था। तुझे यूं रोता देख भगवान का शाप मुझ पर ही चढ़ेगा। अपनी कंचन सी देह को देख जो माटी बनती जा रही है। बेटे को तो खो दिया, तू भी हाथ से जाती रही तो भगवान को क्या जवाब दूंगा। जी पिताजी। शाम को जाने की तैयारी करने लगी नेहा। कपड़ों की अलमारी उसने खोली तो सामने सुर्ख सितारों की साड़ी पर दृष्टि पड़ी। स्मृतियां साकार हो उठीं। 1 वर्ष 6 माह पहले की ही तो बात है, जैसे कल की ही हो। अभी तो कुछ भी नहीं बदला, बस वही न रहे। इसी साड़ी को पहन वह रमेश बाबू के एकमात्र पुत्र सचिन की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। विदाई के समय बड़ा भाई निखिल उसे छाती से लगा बच्चों की तरह रो पड़ा था। यह सचिन तेरा पति है। यह रमेश बाबू तेरे ससुर होते हुए भी तेरे पिता हैं। इन्हें सदा सुखी रखना, बस यही सीख है मेरी बहन। माँ बाप जब छोड़ गए थे तब नेहा बहुत छोटी थी। जतिन ही उसकी माँ थी, वही उसका बाप था। आज भी यूं विदा करते समय बड़ा मोह हो रहा था उसे। यहाँ आई तो बस यहीं की बन गई। सचिन ने वह सब जो उसका निजी था नेहा के आंचल में डाल दिया। लंबे घूंघट की आड़ में जब रमेश बाबू के पांव छुए तो उन्होंने कहा, तुम मुझसे घूंघट मत कर बेटी। पिता से भी कोई घूंघट निकालता है क्या? बेटी का अभाव था सो तू आ गई है। तुझे पहली नज़र देखकर ही मेरे मन ने कह दिया था कि तू ही मेरी बेटी बनने योग्य है। तू लक्ष्मी है, तू अन्नपूर्णा है। आज सचिन की माँ होती तो तुझे देखकर कितना खुश होती। पल भर को जीवन संगिनी का चित्र उभरा उनके मानस पटल पर। नेहा ने घूंघट उठाकर रमेश बाबू को देखा। लंबा दोहरा शरीर, गहरी आंखें, मुख पर सौम्यता, स्निग्धता, रौबीला व्यक्तित्व। 5 वर्ष पूर्व वह जज थे। उनके निर्णय कितने उचित हुआ करते थे। यह रौबीलापन उसी अतीत की झलक था। नेहा ने सोचा, यह उसके ससुर हैं, नहीं पिता है, वही पिता
जिन्हें बचपन में उसने खो दिया था। पूर्व जन्म के किसी पुण्य से वह फिर मिल गए हैं। सचिन और नेहा में बहुत प्यार था। बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते रूठ जाते। रमेश बाबू की डांट डपट से फिर मान मनौवल हो जाती। बातों में खाना पीना तक भूल जाते तो बाबूजी का लेक्चर सुनना पड़ता। कभी पिक्चर जाते तो बापूजी डांटते डपटते। नालायक हैं दोनों, आंखें फोड़कर ही दम लेंगे। उस दिन सचिन खूब गर्म था। दाल में नमक जरा ज्यादा डल गया था। नेहा बेचारी गिड़गिड़ा रही थी, हाय राम धीरे बोलो, पिताजी सुनेंगे तो। लो मैं पल भर में दोबारा बना देती हूँ, सचिन ने जोर से चिल्ला कर कहा। अच्छा है, सुन ले पिताजी, जिसको लक्ष्मी बेटी कहते हैं उसे दाल भी बनाना तक नहीं आता है। वह नेहा से सुबह का बदला लेना चाहता था। प्रातः उसे जरा जुकाम था, नेहा को सैर के लिए न ले जा सका। नेहा ने पिताजी से शिकायत कर दी। फिर क्या था, सुअर कहीं का, जुकाम हो गया है, मेढकी को जुकाम हो गया है। तेरी उम्र में थे तो जुकाम का नाम तक भी नहीं जानते थे। चल हो तैयार, उस बच्ची का दिल नहीं टूट जाएगा। रमेश बाबू की गुर्राहट के आगे सचिन भीगी बिल्ली बन गया। बस सुबह का गिला था, नेहा को गालियां खिलाने पर तुला था। रमेश बाबू ने इस धमा चौकड़ी को सुना, क्रोध से भर छड़ी घुमाते आए। सचिन की तो बोलती बंद हो गई। क्या बात है, यह घर है या सब्जी मंडी, वह गर्जे। विजय का भाव सचिन के मुख पर खेल गया। अकड़ कर बोला, जी आपकी बेटी दाल तक नहीं बना सकती। खबरदार जो आगे जुबान खोली, तू क्या जाने दाल कैसी होती है, यह मूंग और मसूर की दाल। साला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर क्या लगा, दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया। एक छड़ी में सारी प्रोफेसरी निकाल दूंगा, याद रखना आगे से कुछ भी कहा तो। हाँ, वह गुर्राते हुए बाहर चले गए। खूब डांट पड़ी बेचारे को, मिट्टी का माधो बनकर रह गया। कहाँ तो नेहा की जान निकली जा रही थी, कहाँ शेर बनकर सचिन को जीभ दिखाने लगी। सचिन ने उसकी चोटी खींच दी। पिताजी देख लो, चिल्लाकर नेहा झूठ मूठ रो पड़ी। रमेश बाबू ने फिर शोर शराबा सुना तो मन ही मन खुश हो गए। भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु मेरे बच्चे सदा यूं ही हंसते खेलते रहे, नजर न लगे किसी की। परंतु प्रयत्न से क्रोध करके बोले, ओ बे सचिन के बच्चे। रमेश बाबू भूल चुके थे कि उम्र इतनी हो चली है। सारा समय सचिन नेहा के झगड़े निपटाते बीत जाता। नेहा बेटी तैयार नहीं हुई क्या, बाबूजी की आवाज ने नेहा को स्वप्न से जगा दिया। 1 घंटे से वह वहीं खड़ी थी, हाथ में वही सितारों वाली साड़ी और नैनों में अविरल बहती जलधारा। शीघ्रता से एक सादी सी सफ़ेद धोती पहनकर बाहर आ गई। चलिए। रमेश बाबू से उसकी टेसू सी लाल आंखें न छिपी, पर चुप रहे। उन्हें लगा उनका कलेजा कचोट लिया हो किसी ने। थिएटर पहुंचे तो पिक्चर शुरू हो चुकी थी। नेहा की आंखों में धुंधलका सा छाया था। पर्दे पर उसे कुछ दृष्टिगोचर न हुआ, सब धुंधला धुंधला दिखा। सिर पीछे टिकाकर उसने आंखें मूंद ली। उसका सोने का संसार था। एक दिन शरारत से सचिन ने कहा, हम अपने बेटे का नाम पराग रखेंगे। साल बिना बात के बीत गया। सचिन के आने का समय हो गया था। रमेश बाबू अखबार में व्यस्त थे। नेहा चाय की ट्रे लिए आ रही थी, तभी टेलीफोन जोर से टनटना उठा। नेहा का हृदय कांप गया। रमेश बाबू ने चोंगा उठाया, एकदम बदहवास हो गए। क्या कहा, सचिन का एक्सीडेंट, सीरियस कंडीशन। ओह डॉक्टर, उसे बचाओ बचाओ, मैं लुट जाऊंगा। नेहा के हाथ से ट्रे छूट गई। चित्रलिखित सी खड़ी रह गई वह। रमेश बाबू ने उसे कार में धकेल कर बिठा दिया। सचिन का सारा शरीर पट्टियों से ढका था। थकी सी आंखों को खोला। नेहा को सामने पाकर बड़बड़ाया, हम अपने बेटे का नाम पराग रखेंगे नेहा। नेहा फटी फटी सी आंखों से देखती रही बस। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। बुझते दीपक की लौ जल उठी। रोते पिता को देखा, नयन कोर सजल हो गए। कष्ट से सांस लेकर कहा, पिताजी। नेहा का पंछी उड़ गया। रमेश बाबू पछाड़ खाकर गिर पड़े। नेहा बुत बनी खड़ी रही। उसे झकझोर कर रमेश बाबू बिलख उठे। सचिन हमें छोड़ गया, हमें धोखा दे गया, तेरा सिंदूर पूछ गया नेहा मेरी बच्ची। नेहा ने घूर कर रमेश बाबू को देखा, फिर आगे बढ़कर सचिन के बर्फ से ठंडे माथे पर अपने होठ रख दिए। डॉक्टर, नर्स, रमेश बाबू सब ने देखा। सबकी नज़र झुक गई। वह यंत्र परिचालित सी रमेश बाबू के पास तक आई। पिताजी रोइए मत, सचिन की चिर शांति को भंग मत कीजिए। रमेश बाबू ने नेहा को देखा। बेटा चला गया, कहीं बेटी को भी कुछ हो न जाए।
वह भी पत्थर बन गए। इंटरवल हुआ तो नेहा को सुध आई। अच्छी लगी बेटी पिक्चर? जी पिताजी। इस बात से रमेश बाबू भी अनभिज्ञ न थे कि नेहा ने कुछ भी नहीं देखा। इंटरवल के बाद पिक्चर फिर शुरू हो गई। नेहा का मन फिर घुमड़ने लगा। विचारधारा की कड़ियां फिर जुड़ गई। नेहा का भाई जतीन उसे विदा कराने आया तो रमेश बाबू ने चारपाई पकड़ ली। नेहा ने भाई से कहा, तुम्ही ने तो कहा था दादा कि यह मेरे पिता हैं, वह इन्हें धोखा देकर चले गए हैं, मुझसे नहीं जाया जाएगा। मेरे पीछे कौन पिताजी को देखेगा? कौन इतने बड़े घर की देखभाल करेगा? मेरा यही घर है, मैं कहीं नहीं जा सकती दादा। नहीं जा पाऊंगी दादा। तू महान है नेहा, जतिन ने कहा। संध्या को जब रमेश बाबू के लिए चाय लेकर गई तो उन्होंने पूछा, तू गई नहीं बेटी? पिता को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? रमेश बाबू निरुत्तर हो गए। पिक्चर खत्म हो गई। नेहा की विचारधारा भी रुक गई, जड़ हो गई, समाप्त हो गई। दोनों उठकर चल दिए। रमेश बाबू सारे रास्ते पिक्चर की ही बात करते रहे। नेहा हाँ हूँ में ही उत्तर देती रही। 6 माह हो गए सचिन की मृत्यु को, पर नेहा क्षण भर को भी भूल न पाती। घर के काम काज में खो जाने का यत्न करती। खाना बनाने का सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। खाली समय में सिलाई बुनाई ले रमेश बाबू के पास आ बैठती। रमेश बाबू उसे देख वेदना से भर जाते। काश वह उसका दुख बटा पाते। उस दिन 10 बज गए। नेहा को रमेश बाबू की बाट जोड़ते। खूब नाराज हो गई थी वह। रमेश बाबू के आते ही बरस पड़ी। इतनी रात गए तक बाहर सर्दी में रहना क्या ठीक है बाबूजी? पहले ही जुकाम हुआ है आपको। तू भी मेरी पगली बेटी है, खाना खाकर सो जाती। बाहर गए आदमी का क्या पता। ब्याह में गया था, राम बाबू की वंदना का ब्याह था, तू जानती है ना उसे? पर पिताजी वह झिड़की। हाँ हाँ विधवा थी तो क्या हुआ, अभी उम्र ही क्या है उसकी। ठीक हुआ, खूब ठीक हुआ। दूध पीते पीते रमेश बाबू ने लापरवाही से कहा। खाली गिलास लेकर चलने लगी तो रुक कर बोली, पिताजी मेहमान आए हैं, कोई विनायक बाबू हैं, आपके मित्र मोहन के पुत्र हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। यह सुनते ही बाबूजी खिल उठे। क्या विनायक आया है? बाबूजी को तो जैसे खोया सचिन मिल गया। दिन रात वीनू वीनू वीनू। बीनू आए तो वह घूमने जाएं, बीनू आए तो वह खाना खाएं, बीनू आए तो सोएं, कहीं जाएं तो बीनू, कहीं से आए तो बीनू। जाने क्यों इतना प्रगाढ़ स्नेह बढ़ा रहे थे वह बीनू से। माना विनायक अनाथ है तो क्या, वह योग्य है, प्रतिभाशाली सुंदर नवयुवक है, पर क्या इसी से कोई इतने स्नेह का पात्र हो जाता है? और नेहा को तो दम मारने का भी अवकाश नहीं। रमेश बाबू कभी विनायक के लिए खीर बनवा रहे हैं, कभी मटर पुलाव, कभी दही बड़े। यह जो वह बन रही है विनायक का पुलोवर है, स्वेटर की ऊन लाई रखी है, रुमालों के लिए भी बढ़िया पॉपलिन लाई धरी है। नेहा को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, पर क्या करे, पिताजी की आज्ञा जो ठहरी, जिसका उल्लंघन असंभव है। विनायक भी खूब घुल मिल गया है। बेचारे ने कभी इतना प्यार कहाँ देखा था। इतना प्यार एकदम पाया तो भूल बैठा स्वयं को। वह उन्हें अपना सगा समझने लगा। कभी बाबूजी के लिए गर्म चादर ले आता, कभी नेहा के लिए फूल। उस दिन वह आसमानी रंग की साड़ी खरीद लाया। रमेश बाबू ने जब पूछा तो सीधा कह दिया, नेहा के लिए है। क्या चिट्टी धोतियाँ पहनती है। रमेश बाबू सन्न हो गए। नेहा ने घुटनों में मुंह छिपा लिया। बीनू बौखला गया। वह क्या जाने इन रीति रिवाजों को, इन व्यवधानों को। रमेश बाबू ने बीनू को देखा, गोरा चिट्टा भोला भाला, बच्चों सा मासूम। उन्हें लगा कि सचिन फिर आ गया है। तभी उनकी दृष्टि नेहा के ऊपर जा टिकी। दिल पर वज्र दे मारा किसी ने। इस बात को 3 महीने बीत गए। रमेश बाबू चुप चुप से रह रहे थे। रात रात भर कमरे में चक्कर काटते रहते। मन और मस्तिष्क के बीच घोर संघर्ष था, जैसे औचित्य अनौचित्य की मीमांसा कर रहे हों। और एक दिन उनके सब तनाव, सब संघर्ष समाप्त हो गए। वह निर्णय पर पहुंच चुके थे। उन्होंने नेहा को मन की बात कह दी। नेहा के मुंह पर आश्चर्य के भाव आ गए। यह क्या कह रहे हैं पिताजी, होश में तो हैं, परंतु यह तो नशा भी नहीं करते। स्नेहा तिरेक से रमेश बाबू बोले, मैं पूरे होशो हवास में सोच समझकर ऐसा कह रहा हूँ बेटी। नेहा रो पड़ी। ऐसी बात मत कहो, ऐसा सुनने से भी पाप होता है। वह स्वर्ग से मुझे देख रहे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? नहीं, चुप रहिए।
यह आपको क्या हो गया है पिताजी? तू नहीं जानती बेटी, सचिन ने मरते समय मुझे कहा था। पिताजी नेहा को यह बात भुलाए नहीं भूलती। जिस राह पर तू चल रही है वह बड़ी कठिन है बेटी। अपनी यह दशा बना तू कौन उसकी आत्मा को शांति दे रही है। सचिन की अमानत का यूं मिट जाना मुझसे देखा नहीं जाता। स्वर्ग में जब वह पूछेगा पिताजी आप तो उसे बेटी कहते थे, तब उसे तिल तिल क्यों जलने दिया? तब बता बेटी, मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? नहीं, ये नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। नेहा के स्वर में मरघट सा सन्नाटा था। मैं कितनी यंत्रणा में हूँ, रात दिन कितनी अंतर्वेदना सहता हूँ। क्या अपने बूढ़े बाप का इतना भी कहा नहीं मानेगी? मेरे लिए क्या इतना भी नहीं कर सकेगी? तेरा बाप हूँ, तेरा बुरा नहीं करूँगा बेटी, तेरे लिए नहीं, यह सब तो मैं अपने स्वार्थ के लिए करूँगा। मेरी विकल आत्मा को चैन जो मिलेगा इससे। नेहा का मुंह कुम्हला गया। रमेश बाबू फिर बोले, और तुझे कहीं जाना तो नहीं होगा मुझे छोड़कर? मेरे पास ही रहोगे तुम दोनों। वीनू कितना अच्छा है, मुझे तो सचिन और उसमें कोई अंतर नहीं जान पड़ता। तुझे वह दुख नहीं होने देगा बेटी। मेरे इस सूने घर में फिर से बहार आ जाएगी। बुढ़ापे के लिए मुझे सचिन की ज़रूरत है बेटी, और सचिन को मैंने वीनू में देखा है। बोलो बेटी, इस बूढ़े को भीख दोगी? अपने बाप को भीख दोगी? ऐसा न करें पिताजी, ऐसा न करें। मेरी मांग का सिंदूर विधाता ने पोंछ डाला है, उसे दोबारा नहीं। नेहा को बीच में ही रोक रमेश बाबू बोल उठे, तेरी वही सुनी मांग दिन रात मेरी छाती पर सांप सी लौटती है बेटी। मुझे निराश न कर नेहा, मेरे इन बूढ़े आंसुओं की लाज रख ले, मेरी खुशी मुझे लौटा दे। एक बार कह दे बेटी कि तू विनायक से ब्याह कर लेगी, अपने लिए नहीं मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। रमेश बाबू की आंखों से गंगा उमड़ पड़ी और नेहा निरुत्तर हो गई। ठीक 2 महीने बाद रमेश बाबू की कोठी नई नवेली दुल्हन सी सजी थी। शहनाई का मधुर स्वर वातावरण को मादक बना रहा था। किसी ने पूछा, अरे यहाँ क्या है? दूसरे ने उत्तर दिया, वह सनकी झज रमेश बाबू अपनी बहू का ब्याह रचा रहा है। भीतर रमेश बाबू खूब भागदौड़ कर रहे थे। छिप छिपा कर आंखें भी पोंछ लेते, कभी विनायक का सेहरा ठीक करते, कभी नेहा का घूंघट संभालते। लगन का समय हो गया। मंत्र पढ़ते पढ़ते पंडित ने कहा, कन्यादान कौन करेगा? संकल्प कौन देगा? अतीब आह्लादित कंठ से रमेश बाबू ने कहा, मैं दूंगा भाई, मेरी बेटी है ना। घूंघट के पीछे से नेहा के आंसू बह चले। विनायक ने चुपके से सेहरे को हटा किरकिरी निकालने के बहाने आंखें पोंछ ली। रमेश बाबू को आज अपने निर्णय पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि उन्होंने एक बेटी की जिंदगी संवार ली थी। दोस्तों, एक पति के मरने के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई कुछ खोता है तो वह एक लड़की होती है। माँ बहन सबसे रिश्ता पहले से जुड़ा होता है, लेकिन नाम सिर्फ एक लड़की को मिलता है, विधवा। एक ऐसा नाम है जिसकी ज़िंदगी में आने पर लड़की के जीवन से सारी खुशियाँ समाप्त हो जाती हैं। लेकिन आज भी रमेश बाबू जैसे लोग हैं जो अपनी बहू को बेटी समझते हैं और उसके दर्द को अपना दर्द। रमेश जी का निर्णय आपको सही लगा या गलत, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।